हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1149 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा डेटा मापन की सबसे बड़ी इकाई है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला, जरा इसको भी जरा समझते हैं। सबसे छोटी इकाई की जब भी बात करते हैं तो हमारे पास केबी आता है, केबी के बाद हमारे पास एमबी आता है, एमबी के बाद हमारे पास जीबी आता है, जीबी के बाद अपने पास टीबी आता है और टीबी के बाद अपने पास पीबी आता है, यानी जिसको हम पेटाबाइट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईटाबाइट आता है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जीटाबाइट के बारे में, और फिर हम बात करते हैं योटाबाइट के बारे में। एक हमारे पास एक और आता है ब्रोंटोटाइप जिसे बोला जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली ये चलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, देखिए गीगाबाइट तो अपने पास छोटा है भैया, फिर हमारे पास टेराबाइट आता है, फिर हमारे पास पेटाबाइट आता है, फिर एक्साबाइट आपके पास आता है। यानी जो सबसे बड़ा होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है एक्साबाइट सबसे बड़ा होगा। उसके अलावा जीटाबाइट आ सकता है, आपके पास योटाबाइट आएगा, और इस तरीके से जो है आप इस चीज़ को जो है आगे जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी। प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इस तरीके से प्रश्नों को जो है आप आराम से कर भी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन है। वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आप किस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कंप्यूटर को आपने बनाया। तो यहाँ पे नाम जो आता है वो आता है यूनिवेक का नाम आता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर में नाम आता है एनेक का। इसको हम फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी जो आपके पास है पहली जनरेशन का या पहली पीढ़ी का कंप्यूटर भी है। और ये जो कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था मॉचली ने और प्रेस्कट ने, जॉन मॉचली और आपके पास प्रेस्कट, ये दो नाम हैं जो यहाँ पे आपके पास आते हैं। और सेम यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है आपके पास यूनिवेक का निर्माण भी किया था। एडिवेक आपके पास डिस्क्रीट टाइम के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्क्रीट, या फिर आपके पास डिजिटल सिग्नल के लिए आपके पास ये वाला जो है आपके पास कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये डिस्क्रीट सिग्नल के लिए होता है। ठीक है, D4 डिस्क्रीट आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हमने जो यूनिवेक को बनाया था, और आपका जो है सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था या जो सबसे पहले जिसका निर्माण होता है एनिक हुआ था, और एनिक के जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने ही यूनिवेक का निर्माण किया था। कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों तथा CPU को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास अलग अलग नाम है, तो यहाँ पे जो है सिस्टम बस जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। सिस्टम बस आपके पास कुछ सेट ऑफ केबल्स होती हैं, इन केबल की मदद से हम अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ते हैं। जैसे आपके पास ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के साथ आपके पास किसी तरीके से CPU भी आपके पास लगा होगा, और इस तरीके से आप अलग, जैसे आपके पास यहाँ पे ये कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे ये वायर के थ्रू आप इसको जोड़ सकते हैं, इससे इसको जोड़ दिया तो वायर के थ्रू आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो बस बेसिकली क्या है, सेट ऑफ कुछ वायर्स हैं, इन वायर्स की मदद से आप क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। बाकी इनपुट यूनिट तो अलग चीज़ हो जाती है, इनपुट यूनिट तो इनपुट देने का काम आप मान के चल सकते हैं। ये ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपके पास जो है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उनको करने का काम आती है। कंट्रोल यूनिट बोलो, कंट्रोल सिस्टम होता है, ये आपके पास सिस्टम में कि कौन सी चीज़ मेमोरी को जाएगा, कौन सी चीज़ आउटपुट आएगा, कौन सी चीज़ ALU के पास जाएगा, उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम जो है कंट्रोल सिस्टम का आपके पास होता है। वो कंट्रोल यूनिट भी आप उसको कह सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको मिडी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मिडी बोलते हैं। ये विशेष टाइप का आपके पास जो है उपकरण है। सीधी सी बात है, जैसे कंप्यूटर में आपको साउंड सिस्टम जोड़ना है ना, तो उसके लिए किसी ना किसी एक माध्यम की जरूरत होगी, मतलब एक कनेक्टर की जरूरत होगी बीच में, और वो जो कनेक्टिंग का काम करेगा वो मिडी करेगा। बाकी देखो बस तो मैंने कहा अभी केबल्स होती हैं, CPU आपके पास ब्रेन हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है। और USB यूनिवर्सल सीरियल बस होती है आपके पास, जिसकी मदद से जो है आप किसी भी, मतलब पोर्ट है वो एक, तो पोर्ट के माध्यम से आप माउस हो गया, आपके कंप्यूटर के अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, उनको जोड़ा जाता है। लेकिन आपके पास साउंड के साथ कभी भी साउंड के बारे में बात करेंगे तो मिडी आ जाता है। DPI का पूरा नाम क्या है आपके पास, DPI का पूरा नाम हो जाता है डॉट पर इंच। DPI का मतलब सिंपल सी बात है, हम बात करें किसी भी पिक्चर की क्वालिटी के बारे में, आपका किसी भी पर स्क्वायर मीटर एरिया में, यहाँ पे मतलब जो भी छोटे से छोटा आपके पास एरिया ये आपके पास बनते हैं, इन छोटे से छोटे एरिया में आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ डॉट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो उतना अच्छा होता है। देखो रेजोल्यूशन से ही आपके पास क्या होता है, किसी भी पिक्चर की क्वालिटी डिफाइन की जाती है। अगर रेजोल्यूशन अच्छा है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ जो डॉट्स हैं वो अच्छे हैं। तो डॉट्स पर इंच का मतलब एक पर स्क्वायर एरिया में
या कम एरिया में आपके पास नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं, वही आपके पास क्या करता है, किसी भी चीज़ का जो पिक्सल होता है या रेजोल्यूशन होता है उसको डिसाइड करता है। तो डीपी का पूरा नाम क्या हो जाता है आपके पास, डॉट पर इन जो है इसका फुल फॉर्म आपके पास हो जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। अब इसमें कुछ चीज़ें ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे उनको। यहाँ पे बोला है देखो इसका संबंध बताना, जैसे जो माल का संबंध है वो परिवहन से है, ऐसे ही इसका संबंध बैंक से होगा। यानी देखो माल को लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, परिवहन की ज़रूरत होती है, ऐसी होता है, माल को लेके जाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो धन होता है, धन का ले जाने के लिए या धन के लिए आपके पास कहाँ जाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे माल का संबंध ट्रांसपोर्टेशन परिवहन से हो जाएगा, ऐसी धन का संबंध किससे हो जाएगा आपके पास, बैंक से हो जाता है। 92 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कथन जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं उन्हें उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है उसे जो है उपचार की आवश्यकता होती है। साक्षी अस्वस्थ थी इसलिए उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है स्वस्थ लोगों को उपचार की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात सही है, स्वस्थ लोगों को उपचार की आवश्यकता नहीं है? देखो ऊपर कहा था जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है उन्हें उपचार की आवश्यकता है। क्या अगर कोई स्वस्थ आदमी है क्या उसको उपचार की आवश्यकता नहीं है? पहली बात देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा ध्यान दो जिस चीज़ के बारे में बात होती है ना, मतलब कथन जिसके बारे में बोला गया है, निष्कर्ष भी उसी का आना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, देखो क्या यहाँ स्वस्थ लोगों के बारे में बात हो रही है? अभी नहीं हो रही है। तो अगर स्वस्थ लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है तो मेरा ऑटोमेटिकली जो पहला कथन होगा वो गलत हो जाएगा। यानी हमने स्वस्थ लोगों के बारे में बात ही नहीं की है यहाँ पे तो हमने बात की थी भाई जो व्यक्ति अस्वस्थ है उनको उपचार की आवश्यकता होती है। अगर वैसे देखा जाए क्या स्वस्थ लोगों को उपचार की आवश्यकता नहीं होती? वैसे स्वस्थ लोगों को उपचार की आवश्यकता थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी लोग अपना रेगुलर चेकअप करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। नॉट इलाज मतलब ये कि आप रूटीन चेकअप करवाते हैं, उनको भी एक उपचार की वैसे देखा जाए तो ज़रूरत है। बट अभी के लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि भैया यहाँ पे अस्वस्थ लोगों के बारे में बात हो रही है, वो स्वस्थ लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए ऑटोमेटिकली पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा अस्वस्थ व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे इसने बोला है कि साक्षी अस्वस्थ थी इसलिए उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हाँ मैं बोल सकता हूँ यार, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है उसको अस्पताल लेके जाया जा सकता है। अब क्योंकि साक्षी अस्वस्थ थी इसलिए उसको अस्पताल लेके जाया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा हमारे पास सही है कि अस्वस्थ व्यक्तियों को जो है उपचार के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि आवश्यकता ही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आवश्यकता है मतलब आप जा सकते हैं अस्पताल अपने इलाज के लिए। यानी अभी के लिए जो पहला होगा केवल दूसरा जो है इसमें निष्कर्ष सही होने वाला है। क्यों होगा सही? क्योंकि स्वस्थ लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, और दूसरा हमें बोला था जो हमारे जो अस्वस्थ लोग होते हैं उनको अस्पताल ले जाया जाता है, इसका मतलब अस्वस्थ व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए निष्कर्ष 2 जो है केवल इसमें सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी निश्चित कूट कुछ एक भाषा दे रखी है जो भी है। अभी इसमें ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले देखो यहाँ पे P मल्टीप्लाई Q है, क्या यहाँ पे कहीं A मल्टीप्लाई B था? बिल्कुल था। A मल्टीप्लाई B का मतलब था A B की पत्नी, इसका मतलब यहाँ पे जो P होगा वो Q की पत्नी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो P है वो पत्नी है, और किसकी पत्नी है? ये P पत्नी है आपके पास Q की, तो हमने इसको हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन कुछ ऐसे दिखा दिया। फिर हमारे पास Q डिवाइड T है, क्या यहाँ कहीं डिवाइड था? A डिवाइड B का मतलब था A B का पिता है, इसका मतलब यहाँ पे Q T का पिता है, Q T का पिता है, यानी इनका एक बेटा है, नॉट बेटा मैं कह सकता हूँ, T इनकी कोई संतान है, तो Q जो होगा T का पिता होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा T प्लस S, क्या यहाँ प्लस था? A प्लस B का मतलब था A B की माता, यानी यहाँ पे T S की माता होगी। T किसकी माता होगी? T माता होगी। किसकी माता होगी? ये T माता होगी S की, तो यानी S को थोड़ी हम और नीचे लेके बना देंगे कि यार ये S की माता है, कुछ इस तरीके से। S माइनस R, A माइनस B का मतलब क्या था? A B का भाई है, इसका मतलब जो S है वो B का भाई होगा, तो S को भाई बनाएंगे इस तरीके से, और किसका भाई है? ये S B का भाई है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। नॉट, हाँ ठीक है, नहीं R का भाई होगा यहाँ पे ना, ये R लिखा हुआ है ना, तो S R का भाई है। देखो सिंपल है, A माइनस B का मतलब A B का भाई है, तो S R का भाई है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, S भाई होगा R का। और फाइनली बोला था R मल्टीप्लाई V, A मल्टीप्लाई B का मतलब था A B की पत्नी, इसका मतलब R जो है V की पत्नी होगी, तो ये जो है पत्नी होगी इस तरीके से, किसकी? ये V की पत्नी होगी, तो इसको V की पत्नी बनाओ, यानी V एक
मेल होगा। ये इस तरीके से बना। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब ये जो आर है बोला वो क्यू का क्या लगने वाला है, तो बताओ कहाँ है, जो आर है वो क्यू का क्या लगेगा भाई, जो टी है वो क्यू की बेटी है और एस और आर टी के बच्चे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसकी जाएगी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर। यदि टी बराबर 7 है, वाई बराबर 2 है, तो ट्यूसडे को क्या लिखा जाएगा। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो पहले तो ये ध्यान देना है यार टी का मतलब 7 कैसे आया होगा और वाई का मतलब 2 कैसे आया होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ इस तरीके से लिखा। यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जेड हो गया आपके पास, यहाँ पे ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे यू हो जाएगा, इधर टी आ जाएगा और इधर एस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये कुछ इसी तरीके से चलेगा आगे, बिल्कुल चलेगा, समस्या होनी नहीं चाहिए। जेड का मतलब 26 होता है, वाई का मतलब आपके पास यहाँ पे 25 हो जाएगा। मतलब जो नंबरिंग जिस उस पे आता ना उसको उस पे लिखना है। 24 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, इधर 21 हो जाएगा, T4 20 और S4 19। ध्यान दें कि हमारे पास जब T7 लिखा है, इसका मतलब T7 का मतलब हो गया कि भाई आपके पास ये है G, मतलब जो T है ना, T के जस्ट अपोजिट जो है वो नंबर हमें लिखना है। टी के जस्ट अपोजिट कौन सा नंबर है, 7, तो 7 लिखा मैंने। ऐसे ही y बराबर 2 का मतलब हो गया कि y के जस्ट अपोजिट जो नंबर है वो लिखना है हमें, तो y मतलब 2। समझ में आई बात। इसका मतलब जैसे जो t है ना, तो t का मतलब क्या होगा, सिंपल सा t के जो अपोजिट है तो 7 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऐसे u मतलब कितना था, 21, तो इसके अपोजिट कौन सा नंबर है, 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 6। 27 बनाना होता है टोटल, ये मान के चलो आप, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है। ई के अपोजिट वो नंबर होगा जिसको ऐड करके 27 आ जाए। ई जैसे 5 है तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे भैया, 22। तो ई का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई का मतलब हो जाएगा भैया आपके पास 22 होगा। देखो यहाँ ई नज़र आ रहा है सभी को, तो वी के जस्ट अपोजिट ये 5 है, तो 22 और 5 27। इसी तरीके से आप सब लेके चल सकते हैं। अब देखो 7 6 22 क्या इधर था, ये नहीं है, ये नहीं होगा। 7 6 22 इधर था, नहीं था, तो ये नहीं होगा। 7 6 22 इधर भी है, 7 6 22 इधर भी है। अच्छा ठीक है साहब। अब S है, S4, S कितने पे आता है, 19 पे, इसका मतलब इसके अपोजिट 8 होना चाहिए, तो 22 और 8, देखो 22 8 यहाँ पे भी आ रहा है, 22 8 यहाँ पे भी आ रहा है। अब हमारे पास दूसरा है आपके पास D। D के अपोजिट क्या होने वाला है, D के अपोजिट भैया 23 होगा, तो D के अपोजिट क्या आएगा, 23, तो ये D का 23 आना वाला है, तो मतलब यहाँ पे ये वाला बनेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो जो जिस नंबर पे जो आपके पास यानी जो अल्फ़ाबेट पे जो नंबर है उसके जस्ट अपोजिट वाला हमारे पास जो है उसको लिख करके इसको इजीली फॉर्म किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो प्रश्न है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आना भी चाहिए। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। 6 मित्र हैं ABCDEF, प्रत्येक को अलग अलग भार 40 किलोग्राम, 54 71, ये कुछ अलग अलग भार है। क्रम में क्या है ये नहीं पता है, लेकिन हम इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं। पहला जैसे A जो है वो F तथा B से भारी है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जो A है A को F और B से भारी बना देते, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे बना दिया कुछ कि भैया जो A है वो F और B से भारी है। भारी जो है उसको थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया, जैसे क्रम वाली व्यवस्था होती है ना, सेम ऐसे ही जो ऊपर है मतलब वो ज़्यादा भारी है। दूसरा C A से भारी है, यानी C A से भारी है, तो मैंने C को थोड़ी और ऊपर बना दिया कि C A से भारी है, चलो ठीक है। परंतु D से हल्का है, C A से तो भारी है, D से हल्का है, इसका मतलब D C से भी ऊपर होना चाहिए क्योंकि इससे भी भारी है, तो मैंने इसको बना दिया। F केवल 2 मित्रों से भारी है। F बोला केवल 2 मित्रों से भारी। देखिए पहले मित्र कितने हैं, 6 लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग थे। इसने बोला F केवल 2 मित्रों से भारी है, इसका मतलब 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है B और एक मित्र यहाँ पे और आ जाएगा। कौन सा मित्र है यहाँ पे जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, A हो गया, B हो गया, C आ गया, D आ गया, E, यानी F जो होगा वो B और E से भारी होगा। ये इसने बोल दिया है कि भाई जो F है वो केवल 2 मित्रों से भारी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब F भारी बोल रहा है ना, ये F भारी बोल रहा है, तो इसका मतलब F के नीचे B और E होंगे। मुझे नहीं पता ये किस सीक्वेंस में है, B भारी है E भारी है अब तक के जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, बट हाँ इतना जरूर है कि F जो है इन दो किसी दो से तो भारी है। अब है ये केवल 6 लोग, तो ये 6 लोग तो अभी आ गए। अब एक लास्ट इसमें बचा हुआ है, ये क्या बोला, B सबसे हल्का नहीं है। अगर B सबसे हल्का नहीं है तो इसका मतलब भाई इसके नीचे एक ही व्यक्ति होगा जो नाम होगा आपके पास E का, तो E क्या हो गया, सबसे हल्का हो जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त जानकारी के आधार पर सत्य है। अच्छा इसने क्या बोला, जरा इसको समझना।
अब देखो इसने क्या बोला कि भैया प्रत्येक के अलग अलग भार हैं 40, 54, 71 ये तथा जो किसी क्रम में नहीं है। इसका मतलब जो सबसे भारी है, सबसे भारी कौन सा है भैया यहाँ पे 71 kg, तो मैं कह सकता हूँ कि डी वाला 71 kg का होगा। सी किधर है भैया? उसके बाद दूसरा सबसे भारी कौन है? 65 kg, 65 है ना, तो भैया ये वाला 65 kg का हो जाएगा, इसमें भी समस्या नहीं है। फिर हम देखेंगे तीसरा सबसे भारी कौन है भाई, तीसरा सबसे भारी हो जाएगा 58 kg का, तो चलो बनाओ भैया 58 kg का, ये भी आपके पास भारी हो गया भैया। फिर उसके बाद मेरे पास कौन सा आ जाएगा? ये 54 वाला आ जाएगा, फिर ये 54 kg का यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 54 आ जाएगा। फिर आपके पास 48 आएगा, और 48 के बाद जो फाइनली जो सबसे कम होगा वो होगा 40 kg वाला। तो ये कुछ कुछ भार आ गया। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त जानकारी के आधार पर सत्य है? पहला, ए का भार 54 किलोग्राम है। क्या ए का भार 54 किलोग्राम है? जी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये रॉन्ग है। दूसरा, एफ सभी में तीसरा सबसे भारी है। क्या एफ तीसरा भारी है? नहीं है भाई, एफ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबसे भारी है एफ। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ना पहला और ना दूसरा, इन दोनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं सवाल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जाती है। यदि घड़ी को रविवार सुबह 7 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, तब वह घड़ी पुनः सही समय कब दिखाएगी? तो ये कह रहा है कि एक घड़ी जो है क्या हो जाती है, एक घड़ी जो है हर घंटे जो है 10 मिनट पीछे हो जाती है। अब जब घड़ी हर घंटे मतलब जब घड़ी जो है आपके पास हर घंटे 10 मिनट पीछे हो रही है और रविवार सुबह 7 बजे शुरू कर दी वो घड़ी, तो बताना है कि भैया वापस से ठीक 7 कब बज रहे होंगे। अब मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि मान लो कि मैंने कहा रविवार 7 बजे आपने घड़ी को शुरू किया, तो अगली रविवार, नॉट रविवार, अगले सोमवार सुबह 7 बजे वापस से घड़ी सही समय दिखाएगी। ये इसका मतलब हो गया 12 घंटे बाद वो घड़ी सही समय दिखाएगी। सीधी सी बात है, ऐसे ही तो होना चाहिए। वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए ना, क्योंकि घड़ी जो होती है वो 12 घंटे में अपने आप को क्या करती है, वापस रिपीट करती है। तो कहने का मतलब इन 12 घंटों के अंदर ही प्रॉब्लम चल रहा है। 12 घंटे में प्रॉब्लम क्यों चल रहा है? क्योंकि घड़ी हर घंटे पीछे हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो घड़ी हर घंटे पीछे होगी तो वो अगले दिन यानी सोमवार के दिन ठीक 7 बजे तो नहीं दिखाएगी, क्योंकि घड़ी हर घंटे पीछे हो रही है। तो ये 72 जो आपके पास, नॉट 72, आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 720, यानी देखो एक घंटे में कितना मिनट होता है हमारे पास, एक घंटे में होता है 60 मिनट। इतनी बात समझ ना मेरी, एक घंटे में 60 मिनट हो गए, तो 12 घंटे में आपके पास कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72 यानी 720 मिनट, है ना। और घड़ी जो है वो हर घंटे में 10 मिनट पीछे हो रही है। 10 मिनट पीछे होने का मतलब समझ रहे हो आप, 10 मिनट पीछे होने का मतलब हो गया कि भैया अगर 12 घंटे में 720 मिनट बना रही ये घड़ी बजा रही है और हर घंटे 10 मिनट पीछे हो रही है, तो मतलब 720 को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब इतना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 72 जो है आपके पास ये घंटे आ जाएंगे, 72 घंटे आ जाएंगे। क्लियर हो रही बात? और 72 घंटे का मतलब ये हुआ कि साहब जो ये घड़ी है ना, जो घड़ी सुबह 7 बजे शुरू तो हुई थी, तो वो अब 12 घंटे बाद वापस से रिपीट होनी चाहिए थी। अब वो 12 घंटे बाद रिपीट नहीं करेगी अपने आप को, अब वो करेगी 72 घंटे बाद रिपीट। मतलब ठीक 72 घंटे बाद वो जो घड़ी होगी वो सेम टाइम दिखा रही होगी। इसका मतलब ये हो गया 72 घंटे का मतलब 24 या 72 यानी 24 आवर का होता है एक दिन, दूसरा 24 आवर का दूसरा दिन, और फिर तीसरा 24 आवर का तीसरा दिन, यानी 3 दिन के बाद मतलब 72 घंटे बाद वो सही समय दिखा रही होगी। इसका मतलब हो गया अगर रविवार सुबह शुरू हुई तो सोम, मंगल, बुध यानी आपका यहाँ पे बुधवार को जो है आपके पास वो सही समय दिखा रही होगी। इतनी बात शायद सबको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आनी चाहिए। वैसे मैंने बहुत चीज़ें टफ नहीं बोली है, बहुत सिंपल सी बात है। इन 72 घंटों का कैलकुलेट कर लो, 10 से उसको डिवाइड कर लो, तो पता चल जाएगा मुझे कि अगले जो है कब वो घड़ी जो है सही समय दिखा रही होगी। 97 देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्न समीकरणों की संख्याओं को 5 और 6 को परस्पर बदलने पर कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। तो 5 और 6 को बदलना है, इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे इस 5 को ऐसे लिखा और इस 5 की जगह यहाँ पे किसको लिखा मैंने, 6 को, इस तरीके से ऐसे लिखा। अब चलिए सबसे पहले हमने डी मास रूल में क्या सीखा भैया, सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है तो डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले डिवाइड इसको करेंगे, इसको मैं पूरा यहीं से ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। 5 × 7 ऐसे चलेगा, मल्टीप्लाई 8 ऐसे चलने वाला है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 × 6 हो जाएगा, और इक्वल्स टू मुझे 40 चाहिए, ऐसे चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जो आपके पास कितना होता है 35 होता है, प्लस 8 - 3 करना चाहो कर लो, नहीं करना तो मत करो, इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 35 - 30 कर लो 5, और 8 + 5 आपके पास कितना होता है 13 होता है, यानी 13 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ रहा है 40 आ रहा है। इसका मतलब ये तो आपके पास सही नहीं बनेगा भैया, ये आपके पास क्या नहीं बनेगा, ये सही नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला वाला तो गलत आ रहा है,
ये मतलब इसके इक्वल नहीं है। चलो अब यहाँ पे अगर हम कुछ काम करें, इसने क्या बोला है 5 और 6 को परस्पर बदलना है। देखो यहाँ पे परस्पर बदलोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, इसको बदल के क्या होगा, ये 5 को इधर लिख दो, ये 6 को इधर लिख दो, गुणा दोनों वैसे भी हो नहीं है। सबसे पहले 6 7 ऐसे लिख दो, प्लस यहाँ पे देखो सबसे पहले डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, आएगा 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू अपने को चाहिए 30, लेकिन ये नहीं आएगा। 30 + 7 कितना होता है, 37 होता है, और 37 माइनस जो 4 हो जाता है वो आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये 33 आ जाएगा, यानी 33 = 30। तो फिर भी जो है आपके पास ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बदलने पर कौन सा विकल्प सही है, क्या दोनों सही है, केवल सही है भाई, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। आगे देखेंगे 98 प्रश्न। 98 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक पिता की आयु अपने पुत्र के 3 गुना है, 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब इसको 2-3 तरीकों से किया जा सकता है, जो तरीका आपको आता है वो तरीके से करो। मैं हमेशा जो बेसिक लेके चलता हूँ ताकि जो हर एक को समझ में आ जाए। ऐसे केसेस में हमने क्या देखा यार, एक्स वाई मान के कर सकते हो, बचपन वाले मेथड है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है, तो मैंने क्या कहा, ठीक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। किसकी आयु है, पिता की आयु, किसकी आयु के 3 गुना है, पुत्र की आयु। मैंने कहा भैया पुत्र की आयु मान लो x वर्ष है, x साल का पुत्र है, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 3 गुना, यानी पिता हो जाएगा 3x साल, 3x का 3 गुना मैंने कर दिया। 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी। अब इसका देखो पहले 8 वर्ष पहले इसका भी निकालो, 8 वर्ष पहले इसका भी निकालो। 8 वर्ष पहले ये रहा होगा x - 8 साल का, 8 पीछे चले जाओ ना, और इसको भी माइनस करोगे तो ये 3x - 8 साल का जाएगा। इसको भी 8 साल पीछे करना पड़ेगा, जो मेरे पास एक्चुअल एज है उससे 8 पीछे चले जाओ, यानी -8 करना पड़ेगा। तो 8 साल पहले की कंडीशन उनकी ये है। तो 8 वर्ष पहले जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के 5 गुना थी। अब इसने क्या बोला, 8 वर्ष पहले जो पिता की आयु है, पिता की आयु कितनी है 3x - 8, जो ये पिता की आयु है ना 3x - 8, वो पुत्र की आयु के 5 गुना है, यानी पुत्र की आयु कितनी है x - 8। इसका 5 गुना बोले तो इसको मल्टीप्लाई भैया 5 से करना है, जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे करना है। तो ये सिंपल सा अभी भी वैसे बनेगा, 3x - 8, यहाँ पे कितना बन जाएगा 5x माइनस आपके पास 40। अब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं। करना क्या है, 5x को यहाँ ले आओ, चाहे उसको इस तरफ ले आओ, आपकी मर्जी। तो 3x से -5x चला जाएगा तो यहाँ आपके पास -2x आ जाएगा, और इधर आपके पास इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनेगा मतलब -32 आ जाएगा। इस तरीके से माइनस से माइनस से कैंसिल होगा और x की वैल्यू यानी 32/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना होने वाला है, ये x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 16 आ जाएगी ऐसे। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ये मैंने पुत्र की वर्तमान आयु तो मानी थी x ईयर, इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 16 साल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, जो बच्चे एसएससी वाले हैं अपने तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृति में कितने आए थे। पहली बात तो ध्यान दो, जब भी स्क्वायर काउंट करते हैं तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे हमारे आयती होते हैं, ये तो सभी को जानते होंगे। अब जब सारे स्क्वायर आयत हैं तो हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, ये भैया मेरे पास 1 है, हाँ समझते रहना, ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, इसमें भी समझते रहना चाहिए। ये वाला हमारे पास 3 हो गया, ये वाला अपने पास 4 हो गया। 4 तो ये है, जो स्क्वायर है असल में वही आयत है, तो 4 तो ये हो गए। इसके अलावा देखो यहाँ पे 5 ये हो जाएगा, मतलब सिंगल वाले के काउंट करवा रहा हूँ 5, और इधर से आपके पास ये 6, इधर से आपके पास ये हो जाएगा 7, यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 8, और एक ही बीच वाला जो अभी तक हमने काउंट नहीं किया ये वाला टोटल ये हो गया 6। तो आपके पास 6 आयत आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो 6 हो गए ना, ये नहीं ज़्यादा हो गए, मैंने शायद कुछ काउंट कर कम कर दिया। 1 2 3 4 और एक बीच वाला 4 5 6 7 8 9, तो 1 वाले तो आपके पास यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 वाले 9 आ रहे हैं। अब 2 वाले जरा काउंट करके देखते हैं कि 2 को एक साथ लगा के देखो, 2 को एक साथ मतलब ये 2 एक साथ है, एक ये हो जाएगा, ये दोनों मिला के 2 हो गए, इन दोनों को मिला के 3 हो गया, और एक इन दोनों को मिला के 4, ये 4 आ गए। सेम ऐसे ही कुछ इस तरीके से यहाँ से इन 2 को मिला के इधर ये 5 हो जाएगा, एक इसी तरीके से इन दोनों को मिला के ये 6 हो जाएगा, एक इसी तरीके से इन दोनों को मिला के 7 हो जाएगा, और एक इसी तरीके से इन दोनों को मिला के आपके पास ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 तो हमारे पास ऐसे आ चुके हैं, तो हमारे पास कितना हो गया, 2 वाले हमारे पास 8 हो गए। ठीक है, ये बात समझना मेरी। इसके अलावा 3 वाले एक साथ बनाओ, 3 वाले मतलब भाई ये 3 एक साथ, एक ये पूरा आ जाएगा इस तरीके से आयत, एक इस तरीके से ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आयत, कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो आपके पास 3 वाले कितने हो गए, 3 वाले हो गए 2, 9 और 8 17 18 19, और एक ये पूरा वाला अभी तक हमने पूरा काउंट नहीं किया है, ये बड़ा वाला। तो इस बड़े वाले को काउंट करके आपके पास 4 को मिला के एक और आ जाता है, यानी टोटल जो है नंबर ऑफ जो आयत इसमें आएंगे वो कितने आएंगे, 20 आयत जो है इसमें आने वाले हैं।
चलिए, तो उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई होगी कि कैसे इनको काउंट करना है। आज का लास्ट सवाल है। इस लास्ट सवाल में हमें नंबर ऑफ़ जो ट्रायंगल है वो काउंट करने थे। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल पहले वही सिंपल सा तरीका जैसे अपनाते रहते हैं, पहले सिंगल सिंगल वाले काउंट करने, उसके बाद डबल डबल वाले काउंट करने, इस तरीके से। सिंगल वाले कहाँ नज़र आ रहे हैं भाई? केवल सिंगल वाले, केवल सिंगल वाले। देखो ये वाला, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 3, और इसके अलावा हमारे पास ये हो जाएगा 4, मतलब 4 अपने पास तो ये ट्रायंगल है। इसके अलावा हमारे पास ये नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, 6 है। एक इसी तरीके से ये वाला यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये इसी तरीके से अपने पास 8 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि भैया मेरे पास सिंगल वाले कितने हैं? सिंगल वाले अपने पास 8 हो गए, मतलब 1 1 वाले हैं आपके पास 8। चलिए, अब 2 2 ट्रायंगलों को एक साथ रखते हैं और इनको जरा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 2 का ट्रायंगल कौन सा 7 हो गया? अब सबसे पहले यहाँ से ध्यान देते हैं, इसको और इसको मिला के एक ट्रायंगल, देखिए 2, एक तो ये हो गया यहाँ पे ट्रायंगल। सेम टू सेम यहाँ से इन दोनों को मिला के ये वाला ट्रायंगल, कौन से? इसको और इसको मिला के 2 हो गए, और एक इन दोनों को मिला के भाई यहाँ पे ये भी तो है, तो आपके पास कितने हो गए? ये 3 हो गए। इसी तरीके से इसको और इसको मिला के मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल आ रहा है, ये कितने आ रहे हैं? 4। तो यहाँ पे मेरे पास कितने ट्रायंगल हो गए? 4 हो गए। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 2 वाले ट्रायंगल अपने पास कितने आ रहे हैं? 2 वाले ट्रायंगल 4 आ रहे हैं। चलो वापस से देख लेते हैं, क्या पता ऐसा ना हो कि हमने कोई छोड़े हैं। हाँ, अभी भी छोड़े हैं भैया। छोड़े कौन से छोड़े हैं? ये वाले छोड़े हैं। इसको और इसको मिला के भी तो ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए, एक ये वाला हो जाएगा 5, और एक इसको और इसको मिला के ये वाला हो जाएगा इस तरीके से 6। तो मतलब 2 वाले कितने हो गए? 2 वाले हो गए 6। चलो साहब, 2 वाले हमने काउंट कर लिए। अब वापस से जो है देखते हैं नेक्स्ट कुछ और मिल जाए। अब हम 3 3 वालों को एक साथ रखेंगे। 3 वाले कौन से? 1 2 3, इस तरीके से। तो हमारे पास एक ही इस तरीके से आ गया, इन तीनों को मिला के 1, और एक इस तरीके से इन तीनों को मिला के मेरे पास आ जाएगा 1। यानी 2 हो गए मेरे पास 3 वाले। क्या कहीं ऐसा कहीं और भी है जो आपको नज़र आ रहा हो और पता ना चल रहा हो? ऐसा कहीं और है तो फिलहाल तो नहीं है। तो 3 वाले मैंने कहा, 3 वाले हमारे पास कितने हो गए? 3 वाले अपने पास 2 हो गए। चलिए साहब, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या हमारे पास 4 वाले भी कहीं ट्रायंगल है? तो हम देखेंगे 4 वाले भी हैं। 1 2 3 4, ये चारों को मिला के मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है जो ऐसा नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके से। एक तो ये है, फिर इसी तरीके से 1 2 कहीं और है 4 को मिला के। चलो ऊपर वाले 4 को एक साथ मिलाते हैं, कौन से? 1 2 3 4, इन चारों को मिला के भी मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये यहाँ मिल रहा है। तो 4 वाले मेरे पास कितने हो गए? 2 हो गए। तो चलिए, 4 वाले हमने 2 काउंट कर लिए हैं, तो 4 वालों को भी 2 काउंट कर ले, तो ये कुछ ऐसा आ गया। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास कहीं और भी नज़र आ रहा है कोई ट्रायंगल? तो देखो, एक तो 1 2 3 4 5 6, एक तो 6 वाले ये नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ कुछ इस तरीके से। एक तो ये पूरा का पूरा बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास बन रहा है, यानी 6 से तो मेरे पास कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। चलो टोटल देखते हैं कितने बने हैं। 8 और 6 14 हो गया, 15 16 17 18 19, 19 ट्रायंगल तो मेरे पास आ चुके हैं। इसका मतलब अभी भी कुछ कमी है, अभी भी क्या है? कमी है। अभी भी ऐसे 2 ट्रायंगल हैं जो अभी काउंट नहीं हुए हैं। अब वो 2 ट्रायंगल कौन से जो काउंट नहीं हुए हैं वो हमें ज़रा देखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मेन तो वही है। 2 ट्रायंगल अभी काउंट नहीं हुए, क्योंकि इसमें जो है आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे वो आपके पास आएंगे 21। तो 21 ट्रायंगल इसमें काउंट करने थे भाई। 19 तो इसमें है भी नहीं, 19 तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, 19 इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमने कुछ शायद कम काउंट करे हो। एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखो, तरीके तो ऐसे ही रहने वाले जो मैंने आपको बताया, तरीका इसी तरीके से रखें। चलो वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपके पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो मतलब आपके पास तो 8 आ गए हैं। चलिए 2 वाले जरा देख लेते हैं, 2 वाले कितने हैं? 2 वाले जरा देख लेते हैं फटाफट से। 1 और 2, 1, इन दोनों को मिला के 2 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के आपके पास 3 हो जाएगा। 3 तो आपके पास ये रहने वाले हैं। इसके अलावा हम देखा, इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के आपके पास आएगा 1 2, और आपके पास यहाँ पे 3 हो गया, 3 4 हो गया, 5 हो गया, और इन दोनों को मिला के 6। देखो 6 तो आपके पास ही आए, तो 2 वाले भी ठीक हैं भैया, 2 में भी समस्या नहीं है। 3 वाले अगर हम बात करेंगे, 3 वाले आपके पास अगर हम बात करेंगे तो 3 वाले कहाँ से आएंगे आपके पास? 3 वाले अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, एक तो ये था, 1 2 और 3 एक ही है। 3 वाले अपने पास 2 हैं, ये भी ठीक आ रहा है भाई, इसमें भी समस्या नहीं है, यहाँ पे भी समस्या नहीं है। तो अब आपके पास और कितना, कौन सा बच रहा है भाई? क्या 3 वाले ट्रायंगल कहीं और हैं? 3 वाले भी सही हैं, 3 वाला भी सही है भैया। 4 वाला जरा देख लेते हैं भैया। 4 वाला 1 2 3 4, एक तो आपके पास ये वाला बन चुका है, एक आपके पास 1 2 3 4, ये 4 वाला आपके पास ये बन चुका है। 4 वाले भी 2 हैं, इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कहीं और भी है? 4 वाले भी 2 हो चुके हैं। अब हमारे पास और क्या बन सकता है इसमें? चलिए, तो इस फिगर में जो छूटा है वो ये छूटे हैं 1 2 3, ये वाले 3 छूटना है यहाँ से, ये वाले इस तरीके से एक ये बनता है यहाँ पे,
और एक यहाँ से ये वाला बनेगा कुछ इस तरीके से। तो 1 2 3 इनको मिला के, तो यहाँ पे असल में 3 वाले कितने हो गए, फिर 3 वाले 4 हो गए। समझ गए सभी लोग? 1 2 3 देखो 3 तो ये थे आपके पास, 3 और एक इधर से आपके पास 3, मतलब 3 वाले आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा देखो सिखाने में और खुद करने में बहुत थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आप लोग किस तरीके से काउंट करना मैंने आपको सिखा दिया, तो इस तरीके से आप इनको काउंट करें, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आई होगी कि कैसे इनको काउंट करना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन।